हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। हमने अपनी पिछली क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया था पॉलिटिकल साइंस का, जो था कि कंसेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। हमने इसमें डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल स्टेज पर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को किस तरीके से टैकल करने के लिए ट्राई किया गया है आफ्टर कोल्ड वॉर, और बोल सकते हो एंड ऑफ कोल्ड वॉर। देन इसमें फर्स्ट इशू है दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें हमने देखा था कि अलग अलग समिट्स हुए लाइक रियो, देन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, देन G20, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस किए गए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इन्वायरमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए कि वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उसी तरीके से बचा रहे। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखा था। देन सम स्पेशल कॉन्टेक्स्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, वाटर स्कैसिटी, इन सारी चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया था। देन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी हमने देखा था कि वो किस तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो सस्टेनेबिलिटी का गोल है उसको अचीव करने के लिए अपने आप को एक्टिव रखती है। देन हमने स्टार्ट किया था पावर्टी एंड पावर्टी को अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरीके से डील किया गया, और पावर्टी का अपनी सोसाइटी के हिसाब से उसका डिफिनेशन कैसे चेंज होता गया, तो उसको हमने डिस्कस किया था। देन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर पावर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, पावर्टी एंड डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या है कि इंडियन नेशनल पॉलिसी हैज़ ऑलवेज एसोसिएटेड पॉलिटिकल फ्रीडम विथ इकोनॉमिक फ्रीडम। कि हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी जाती है, बल्कि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी है। इट मीन दैट द फ्री फ्रीडम टू फॉलो आवर ओन पॉलिसीज विदाउट compromise on national sovereignty. Then in the vision of the process of development in India had three aspects, जो डेवलपमेंट को और पॉवर्टी को निकालने के लिए हमारी सोसाइटी से और इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, तो उसे हम लोग यहाँ से देखेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट एस्पेक्ट जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम बोल सकते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त से तो 1991 तक, तो मतलब इस ड्यूरिंग दिस फेज के जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा गया उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ओर ज़्यादा तवज्जो दी गई, ज़्यादा जोर दिया गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। देन इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। द स्टेज वॉज लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री प्रोडक्शन रादर देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस वक्त बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इस तरीके का प्रोडक्शन का, इस तरीके का डेवलपमेंट का काम हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है। देन आफ्टर द सेकेंड वन, सेल्फ रिलायंस was associated with India's freedom movement. One of the aspect of self-reliance was import substitution। कि हम लोग दूसरी कंट्री से, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम कंट्री से ऐड लेते हैं अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो सेम यहाँ पर कि हम अपने द फोकस वॉज टू डेवलप इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। India did take foreign aid from other countries, but the aid was utilized mainly in the पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। कि हम लोग बाहर कंट्रीज से ऐड लेते हैं, फॉरेन कंट्रीज से ऐड लेते हैं, बट उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, और उसकी वजह से जो भी जनरेशन होगा वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी कंट्री को ही फ़ायदा देता है। देन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। क्या हमने सोशलिस्ट पैटर्न तो इस्तेमाल लिया है, बट विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इंडिया adopted the approach of planning for the development. The planning commission was created that was expected to prepare 5-year plans for the development of the country. Importance was given to the public sector industry and not the private sector. हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी है और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी है। द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म वाज बेस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दिस वाज द अप्रोच टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इस तरीके का कुछ अप्रोच था हमारे इंडियन गवर्नमेंट का और हमारी कंट्री का टू टैकल द पावर्टी प्रॉब्लम रिलेटेड इन इंडिया। देन डू यू नो, जो यहाँ पर बच्चा हमसे सवाल करता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें बच्चे को भी देख ले क्या हमसे क्वेश्चन कर रहा है, अदरवाइज़ वो हमसे नाराज़ हो जाएगा और उसका नाराज़ होना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन
इस तरीके का था कि 1960s में तो उस वक्त हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स इस्तेमाल करना स्टार्ट किए थे, और मिलने बोल सकते हैं फर्टिलाइजर्स, न्यूली डेवलप्ड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन मेथड्स को हमने चेंज किया। तो इसकी वजह से जो हमारा सेल्फ सफिशिएंटी थी इन फूड ग्रेन्स उसको हमने हासिल किया, और हमने अपने कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया अपने फूड प्रोडक्शन में और फूड ग्रेन्स में। Then some changes did take place in the 1960s and 1970s. Thus, the 1960s saw the focus on green agriculture. Focus on agriculture. This was the period of green revolution in India. India faced an economic crisis in 1980s. हमने 1980s में इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया। इंडियन पब्लिक sector was not performing well. The various public expenditure programs for social welfare and removal of poverty were becoming wasteful. तो उस वक्त हम इंडिया ने फेस किया कि 1980s के बाद 1980s तक जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर वेलफेयर पॉलिसीज़ थे और प्रोग्राम्स थे उतने यूज़फुल नहीं साबित हो रहे थे। तो हमने द पंचायत राज अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू ब्रिंग द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने डिसीजन मेकिंग का जो पावर था उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए ट्राई किया, बट दे वेर नॉट वेरी सक्सेसफुल। इंडिया वॉज फोर्स टू टेक लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू ओवरकम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो फिर भी इस अमेंडमेंट के बाद भी जो 1992 में किया गया, 1992 में किया गया, तो उसके बाद भी इंडिया अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उसको उस हद तक डील नहीं कर सका। Then India has always recognized the link between the economic growth and the quality of the life of the people. It also recognizes the need to combine economic growth with the objective social justice. Growth with social justice and equity has been India's policy towards poverty and development. कि हमने यहाँ पर इंडिया ने जो भी एक एम बनाया तो उसमें ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस के सोशल जस्टिस होना चाहिए। जो भी हमारा डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बनेगी तो सोशल जस्टिस के बेसिस पर बनेगी और इक्विटी के बेसिस पर सबको हासिल होगी। द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड सेवरल प्रोग्राम्स दैट शाउट टू हेल्प द पुअर एंड प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इस तरीके के हमारे प्रोग्राम्स होंगे जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लीड करते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए। तो यहाँ पर फिर से हमारा जो दोस्त है वो हमसे क्वेश्चन करते था, व्हाट इज़ डू यू नो प्लानिंग कमीशन। तो वहाँ पर वो हमें बताता है कि व्हाट इज़ प्लानिंग कमीशन। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950। तो वो प्लानिंग कमीशन किस लिए सेटअप किया गया, तो टू प्रमोट अ रैपिड राइज in the standard of living of people. One of its objective was to formulate a plan for the most effective and balanced utilization of country's resources. तो इस एम को सामने रखकर एक बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री के जो रिसोर्सेस उसको बैलेंस्ड वे में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट देखा 1950 में। द प्लानिंग कमीशन फिर लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, जिसका एब्रिविएशन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग को हम बोल सकते हैं कि वो हमारी कंट्री का थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, और वो हमारी पॉलिसी जो हमारी कंट्री के पॉलिसीज प्रोवाइडिंग बोथ पॉलिसी डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स के पॉलिसीज़ कैसे बनेंगे, देन वो पॉलिसी बनने के बाद इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उसको चेक करना, देन ग्राउंड लेवल ग्रास रूट लेवल उनको डाटा प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हमारे थिंक टैंक का काम है। और वो पॉलिसीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी वो सारी चीज़ें। Then India's development strategy has evolved over the years. It has reflected the growing strength of the economy and developments in the world economy. In the early stages of development planning, government had played a dominant role through the public sector in all important industries. This strategy changed in 1980s. Some changes were made in 1980s to address the shortcomings in the development strategy after 1991. The wider ranging program of economic reforms was initiated. But हमने देखा कि 1980 से पहले तक हमने प्राइवेट सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस दिया था, बट उसकी वजह से उतना ग्रोथ नहीं हुआ, तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना स्टार्ट किया। द अर्लियर फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट वाज गिवन अप। इंडिया इंट्रोड्यूस द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। हमने प्राइवेट पार्टीज़ को भी वॉइस और उसमें पार्ट देना स्टार्ट किया हमारे क्लासेस में।
तो देन हमारी इकोनॉमी में दिस रिफॉर्म्स वेर परसुएड बाय द सक्सेसिव गवर्नमेंट सिंस 1991 एंड हैव इंजॉयड अ ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट। दिस रिफॉर्म्स अबाउट इन चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी, इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। देन इंडिया की जो स्टेबल इकोनॉमी है आज हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन, इस पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ही देखने के लिए मिलता है हमें। देन इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग लार्ज मिडल साइज and small enterprises. Engagement of the private sector does not mean that the state has no role to play in development. Today, the state, along with the civil society like NGOs, volunteer organizations, अलग-अलग organizations continue to play an important role in the area of social डेवलपमेंट। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एनजीओज, गवर्नमेंट आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पहले थी। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा टू द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो इसके बाद फिर द एस्टिमेट्स फ्रॉम द 2018 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI released today by the United Nations Development Programme and Oxford Poverty and Human Development Initiative indicate that despite difficulties and prevalent gaps, India has made decent progress in reducing multidimensional poverty। के इन दोनों रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि इंडिया के इतने सारे मल्टी डायमेंशनल, इतने सारे प्रोग्राम होने के बाद भी, इतने सारे लैक ऑफ होने के बाद भी इंडिया ने पावर्टी को डील करने में कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिड्यूस करने में कामयाब रही है। तो वो कामयाबी हमारे रिफॉर्म्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी हैज़ ऑलमोस्ट हाफ कर दिया 2005 और 2015 के बीच में, क्लाइमिंग डाउन टू जो 27.5% आज है, जो कि 54% पहले था। 54.7% से आकर 27.5% पर रुका हुआ है। तो इस तरीके का चेंज और इस तरीके का डिक्लाइन हमें पावर्टी में इंडियन सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। देन यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स के बारे में है जिन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे लाइक मनरेगा, संसद आदर्श ग्राम योजना, ये अलग अलग योजनाएं बनाई हैं जिनके अंडर पावर्टी को निकालने के लिए और पावर्टी को टैकल करने के लिए और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेने के लिए गवर्नमेंट ट्राई करती है। देन हमारा नेक्स्ट इशू है दैट इज़ पावर्टी एंड वुमन। तो पावर्टी एंड वुमन का क्या लिंकेज है? तो यहाँ पर बोला जाता है कि पावर्टी और वुमन का लिंकेज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडर डेवलपमेंट इन अलग अलग जगह से बहुत ज़्यादा आता है। लाइक देयर आर इंटर लिंकेजेस अमंग वेरियस इश्यूज एंड कंसर्न्स। One of the most important linkages between poverty, underdevelopment and women. Majority of women in different parts of the world are poor owing to the cultural norms। वहाँ की cultural norms की वजह से values, जो gender divisions है, assets and property, then उसके बाद unequal power equations between men and women, then women and girls bear an unequal burden of unpaid domestic responsibilities। ये सारी चीज़ों की वजह से women की जो condition है वर्ल्ड में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बुरी है, हर सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। देन द वर्ल्ड विटनेस राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। फेमिनिस्ट उस आइडियोलॉजी को कहते हैं जो औरतों के हुकूक के लिए, वुमेंस राइट्स के लिए फाइट करती है और लड़ती है और लीगली इन सारी चीज़ों के लिए लड़ती है वो। देन इस 19th सेंचुरी में इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सिंस देन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द वुमन आर कॉन्स्टेंटली असर्टेड। They broadly talk about gender equality, equal rights, social equality, political equality, gender justice, etc. इन सारी चीज़ों के बारे में फेमिनिस्ट बात करते हैं। Then later in 1970s, women empowerment come to be accepted as an important concept and philosophy। तो 1970s में women empowerment ये एक वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है एज अ कंसेप्ट एंड एज अ फिलोसॉफी। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट इज नथिंग बट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑपरेट पर्सन कैन कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स। इट हेल्प्स देम टू गेट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। दिस प्रोसेस गिव्स द पर्सन स्ट्रेंथ, self confidence, increases self esteem and provides courage to fight against injustice। The process of empowerment has social, economic, psychological and political dimensions। तो सिर्फ ना कि यहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलप करना और एम्पावर करना है, बल्कि साइकोलॉजिकली भी
सोशली भी देन पॉलिटिकली भी आपको एम्पावर करना, और सेल्फ स्टीम, और हम यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करना, इसी को एम्पावरमेंट कहा जाता है। तो डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाय जेंडर? यहाँ पर जो जेंडर और सेक्स जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन वुमेन है उसको कहा जाता है, और जो जेंडर है जो सोसाइटी में मैन वुमेन को डिस्क्राइब करने के लिए और जो कैरेक्टराइज करने के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है तो उसको जेंडर कहते हैं। जेंडर रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमन एंड मैन such as behavior, norms, roles, and relationship between women and men. Gender issues focus on women and on the relationship between men and women, their roles, access to and control over resources, division of labor, difficulties and needs, etc. तो इस सारी चीज़ों को हमने, इसका मतलब जेंडर है। देन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स जेंडर इश्यूज स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस इन 1990s. Gender approach is based on the assumption that men and women understand the world in a different manner. It believes that this understanding is a product of social or historical experiences. Gender approach recognizes the contribution of women which has previously neglected. तो इस तरीके का अप्रोच हमें 1980s के बाद देखने के लिए मिलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इनविजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ वुमेन सच एज डोमेस्टिक वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स, वाइव्स ऑफ डिप्लोमेट्स एंड एक्सेट्रा, तो इन सारे लोगों के भी कंट्रीब्यूशन को भी इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आर टेकन इनटू कंसिडरेशन along with this, it started paying attention to the problems faced by the women across the world. Gender inequality is perceived with women lacking access to decent employment and facing gender wage gap. जो मेन यहाँ पर पॉइंट नोट करने के लिए कि जो वेज गैप है आज जेंडर को बेस बनाकर जो इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है हमारी सोसाइटी में, तो उस चीज़ को सामने लेकर आना और इसके खिलाफ खड़े होना। ऑल अराउंड द वर्ल्ड वुमेन एंड गर्ल्स आर रूटीनली डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। दे आर अंडर represented in economic and political decision making. They suffer from violence and discrimination. The United Nations Decade for Women began in the year 1976. तो यूनाइटेड नेशन ने एक डिकेड और साल मुहैया किया जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, जिसको डिकेड फॉर वुमेन कहा गया, जो 1976 से स्टार्ट होता है। जिसका मेन एम था ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू promotion of equal rights and opportunities for women across the globe. The program also tried to link women's issues with development issues. तो इन सारी चीज़ों को ट्राई किया गया जो वो यूनाइटेड नेशन वुमेंस डिकेड को इस प्रोग्राम के अंडर। देन हमें यहाँ पर देखना है कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी टू। हमारे इंडिया में वुमेंस को लेकर या हमारी इंडियन गवर्नमेंट वुमेन के राइट्स के लिए किस तरीके से डील कर रही है और उनके एम्पावरमेंट के लिए किस तरीके से काम कर रही है, तो हमें इस सेक्शन में उसे देखना है। द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में वुमेंस को लेकर कहीं हद तक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। इंस्टेड दो कि बहुत सारे हमारे पास जेंडर इक्वालिटी इज इंस्टाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हमारी कंट्री में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब गवर्नमेंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है वुमेन के फेवर में, वुमेन के एम्पावरमेंट में। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जेंडर रिलेटेड इश्यूज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर एज फॉलोज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को लेकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जो मेंस के उसमें देखा जाए तो वो 78.8% है, तो वही 28.2% वुमेंस पॉपुलेशन लेबर है। तो वो ये जो मेल फीमेल वेज गैप है ये कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। देन ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिपोर्ट 2013 में हाईलाइट किया गया कि वुमेन फ्रॉम इंडिया वेर ट्रैफिक्ड और फोर्स फॉर मैरिज। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, डिनाइड बेसिक राइट्स, पब्लिकली केटेड एज मेड्स एंड इवेंचुअली अबंडन्ड। तो इस तरीके की ट्रैफिक हमारी सोसाइटी में देखने के लिए मिलती है कि एक जगह से दूसरी जगह लाकर उन्हें बेच दिया जाता है। देन लिटरेसी रेट जो 2011 के सेंसस के अनुसार देखा जाए तो लिटरेसी रेट 82.14%, वेराज फॉर फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% है। तो
तो इस तरीके का इतना गैप आपको लिटरेसी रेट में भी देखने के लिए मिलता है। देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, द लो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज हैज़ बीन वन ऑफ द प्रॉब्लम सिंस इंडिपेंडेंस। बट इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम देखेंगे आगे के अलग अलग अमेंडमेंट्स भी किए गए, रिजर्वेशंस दिए गए, अफर्मेटिव एक्शन जिसे कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए, बट उनका भी उतना यूज़फुल नहीं है। हम उनसे भी मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए। देन इन इंडिया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी लॉज डेवलपमेंट पॉलिसीज़, इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैव एम्ड एट वुमेन्स अचीवमेंट इन डिफरेंट स्पेयर्स। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया 1953 में टू कैरी आउट वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ फैमिली, वुमेन एंड स्पेशल चिल्ड्रन। तो इन सारे लोगों के लिए हमने सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बनाया जो 1953 में इस्टेब्लिश किया गया। देन द इनिशियल अप्रोच टू वुमेन इश्यूज इन इंडिया वाज द वेलफेयर अप्रोच, जो फोकस करता था कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ, महिला मंडल के डेवलपमेंट की तरफ, जो इन सारी चीज़ों को लेकर ये इस तरीके का अप्रोच था। बट 1970s में अगर हम देखेंगे तो वो अप्रोच चेंज हो गया। द 1970 वॉज द यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर द वुमन। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया टाइटल टूवर्ड्स द इक्वालिटी टॉक ऑफ राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया। तो 1980 में सॉ द फर्दर चेंज इन द अप्रोच टूवर्ड्स वुमन इन इंडिया। नाउ द फोकस वॉज ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ था तो अब वो इंडिविजुअल की तरफ हो गया, हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो इस तरीके का चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। देन आफ्टर दैट 1990s सॉ अ शिफ्ट फ्रॉम डेवलपमेंट टू एम्पावरमेंट। तो डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ भी इस तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। द गवर्नमेंट वांटेड टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट डू नॉट बाईपास वुमन एंड देयरफॉर their participation is in planning and implementation was necessary. The National Commission for Women was set up by Act of Parliament in 1990 to safeguard the rights and legal entitlements of women. The 73rd and 74th Constitutional Amendment Act give reservation to the women in the local governments or local bodies like panchayats and म्यूनसिपालिटीज़। तो इन दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में वुमेंस को रिजर्वेशन दिया गया विथ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो 93 में किया गया था। द सोशियो कल्चरल लैंडस्केप फॉर वुमेन वो चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैव लेड टू मेजर चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ वुमेन. On the one hand, liberalization have provided better opportunities for women in terms of education, job, and decision-making power. On the other hand, increased violence, wage differences, and discrimination continues. Change in social नॉर्म्स एंड माइंडसेट कैन बी ब्रॉड थ्रू। हम अपनी सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स है और जो लोगों की माइंडसेट है उनको चेंज कर सकते हैं विद द चेंजेस और विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनिशिएटिव्स लाइक दिस इन्वॉल्व्स द फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरीके के जो सोसाइटल नॉर्म्स और वो जो माइंडसेट है लोगों का कि डिस्क्रिमिनेशन वाला या सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, और इस माइंडसेट को हम इन इंस्टीट्यूशंस के इनिशिएटिव के हेल्प से जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में ला सकते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री इन 2006. Since 1985, it was a department under the Ministry of Human Resources Development. The ministry was constituted a prime intention of the addressing gaps in state action for women and children, and to create gender equitable and child centered legislation, policies and programs. तो इसलिए हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की 2006 में। तो इस जिसका मेन फोकस था जो चाइल्ड सेंटर्ड लेजिस्लेशंस, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इन सारी चीज़ों को देखना, गवर्नमेंट में के सामने लेकर आना। द मिनिस्ट्री हैड प्रिपेयर्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001, ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016 दैट सीक्स टू आर्टिकुलेट अ विजन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। 2016 में जो नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन बनाया गया तो वो आर्टिकुलेट करता है तो विजन फॉर अ वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वेरियस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हैज़ आर पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर इन रिसेंट
Yes, these include the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the sexual harassment of women at the workplace, कि वर्कप्लेस पे जो जिस तरीके की उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है, तो उस तरीके को प्रोहिबिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या उसको रिड्रेस करने के लिए एक्ट किया लाया गया, जो लेजिस्लेशन ने पास किया इसी मिनिस्ट्री के अंडर 2013 में। देन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, तो इस तरीके के गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेशंस लाए गए जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। इन दिस चैप्टर वी फोकस्ड ऑन 3 ह्यूमैनिटेरियन इशूज़, जो हमने देखा कि एक तो इन्वायरमेंट और जो कि 1990s के बाद चेंज हुए, लाइक इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, देन पावर्टी, देन वुमेन एंड जेंडर इश्यूज़। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि स्टेट इन मैटर्स ऑफ इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से की जा रही है, तो ये हम अपने नेक्स्ट यूनिट में डील करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही नए वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।